अब आपने आज तक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, उनको देखा होगा, ऑब्जेक्ट्स को हमारे जैसे पिक्चर्स में देखा, इमेजेस में देखा या फिर वीडियोस में देखा। लेकिन ये सब जो आपने देखा है ये एक 2 डायमेंशनल व्यू था। इस शो के माध्यम से वही उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम आपको एक 3 डायमेंशनल व्यू में दिखाएंगे। आपको लगेगा कि एज इट इज वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपके सामने हमने लाके रख दिया है। सो आर यू रेडी? यस। ओके, तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपको हमारे मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सन जो है इस गैलेक्सी का एक मेंबर है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्स जो व्हाइट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी स्टार्स है। एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और उनके बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। अब मुझे बताओ, इतनी वास्ट गैलेक्सी में अगर हमें हमारे सन को लोकेट करना है, इज इट इजी टास्क टू लोकेट आवर सन इन दिस वास्ट गैलेक्सी? नहीं। और इसलिए हमने लिया है एक रेफरेंस पॉइंट जिसको कहते हैं अल्फा सेंटारी। अल्फा सेंटारी इज बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ स्टार जिसमें 3 स्टार्स, अल्फा सेंटारी ए, अल्फा सेंटारी बी और एक होता है प्रोक्सिमा सेंटारी। अब ये जिसमें जो तीसरा तारा है प्रोक्सिमा सेंटारी, ये हमारे सन से सबसे नियरेस्ट स्टार है। सन के अगर करीब कोई होगा स्टार दूसरा, तो सन तो पहला हो गया, तो वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटारी, जो कि 3 नंबर पे आता है इस अल्फा सेंटारी के ग्रुप में। ओके, और अल्फा सेंटारी क्यों लिया हमने एज ए रेफरेंस पॉइंट? बिकॉज इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पॉइंट, और इसी के अगल बगल में हमारा जो सन है वो लोकेट करता है, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो लोकेट करता है। बट इट तो हमारा जो प्रोक्सिमा सेंटारी है उससे जो डिस्टेंस है वो लगभग 4.2 लाइट ईयर्स का है, मतलब 4 प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें। अभी जो लाइट ईयर होता है वो होता है कि जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में ट्रैवल कर सकती है या फिर करती है। ओके, दैट इज 1 लाइट ईयर। अब लाइट का स्पीड जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? लाइट का है, राइट? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगी। आप सोचो 1 मिनट में कितना जाएगी, फिर सोचो 1 घंटे में कितना जाएगी, 1 दिन में कितना जाएगी, और फिर 365 डेज में कितना जाएगी। दैट मीन्स 1 ईयर, 1 लाइट ईयर, है ना? ऐसे कितने लाइट ईयर्स? 4। इतना बड़ा डिस्टेंस है हमारे सन और नियरेस्ट स्टार जो कि दूसरा वाला है प्रोक्सिमा सेंटारी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा सन यानी सूर्य। सन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी पे एक आर्म में प्रेजेंट है और लगभग 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड ये घूमता है। बाकी सभी जैसे स्टार्स सेंटर के अराउंड घूमते हैं, ये भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। और स्पीड कितना है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ हमारे गैलेक्सी के सेंटर की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए इसको लगते हैं लगभग 25 करोड़ साल, जिसको 1 गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है, राइट? ये 25 करोड़ साल लगते हैं इसको पूरा एक चक्कर पूरा करने के लिए। सन हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऊर्जा का सोर्स है जो कि लाइट, हीट, एनर्जी हमें मिलती है अकेले सन से मिलती है। लेकिन सन इतनी एनर्जी, इतनी लाइट को लाता कहां से? तो इसका जो रीजन है वो इसके कोर में छुपा है, इसके केंद्र में, जहां पे एक रिएक्शन कंटिन्यूअसली होते रहती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होता है हीलियम में, हाइड्रोजन फ्यूज होता है, बनाता है बड़ा न्यूक्लियस जो कि होता है हीलियम का। इस रिएक्शन में सन से कुछ मास जो है वो लॉस होता है। ओके, और जो सन से मास लॉस हो रहा है वो एनर्जी की फॉर्म में सन से बाहर निकलता है। सो इसी रिएक्शन के कारण सन से ढेर सारी एनर्जी, लाइट, हीट, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। जहां पे वो रिएक्शन होता है वहां पे इसका टेम्परेचर होता है अराउंड 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे ऊपर आएंगे इसका टेम्परेचर कम कम होते जाता है और सरफेस पे आने के बाद इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ओके, हमारे सोलर सिस्टम के 99.86% मास को अकेले सन जो है वो गेन करता है। तो पूरे सोलर सिस्टम का मास अपने 100% मान लिया, तो अकेले सन का कितना है उसमें कंट्रीब्यूशन? 99.86%। तो 0.14% बचता है, उसमें बाकी प्लैनेट्स आते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स आते हैं उनके, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स, ठीक है? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सन कितना बड़ा है। इसके बाद देखेंगे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट जो है हमारा मर्क्यूरी, बुध ग्रह। सोलर सिस्टम का सबसे पहला, सूर्य का सबसे करीबी और सबसे छोटा प्लैनेट
मर्क्यूरी, बुध ग्रह। ये सन के बहुत करीब है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस, नॉट मार्स। वीनस तो आता है 2 नंबर पे, ये आता है पहले नंबर पे, तो ये क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? डजंट कंटेन एनी एटमॉस्फेयर, करेक्ट। तो आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा मून के जैसा हमें दिखाई देता है। अभी आप देखो, ये है मर्क्यूरी। इसके पहले जो दिखाया था वो कलर एनहांस इमेज था, तो इसके ऊपर आप देखोगे एटमॉस्फेयर नहीं है ना, डायरेक्टली आपको इसका सरफेस दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे क्रेटर्स हैं। अब सन के बहुत ज्यादा करीब होने के कारण सोलर वाइल्ड्स, सोलर सन से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स इसके एटमॉस्फेयर को जो है उड़ा लेंगे। अब इसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं बचा है, मतलब इसके पास गैसेस नहीं है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस किस लिए लगती है? टेम्परेचर पकड़ के रखने के लिए जरूरी होती है ना, तो इसके पास वो नहीं है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन जब सन इसके पास होता है, मतलब दिन होता है, इसका टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है, 460। जैसे ही नाइट होती है इसका टेम्परेचर सडन ड्रॉप होता है, माइनस में जाता है, -165 डिग्री सेल्सियस तक। और यही चीज इसको बनाती है हमारे सोलर सिस्टम का क्या सबसे हॉटेस्ट तो नहीं है, दूसरा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। इसके पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है वीनस, यानी शुक्र ग्रह, सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके पास डेंस एटमॉस्फेयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बहुत ज्यादा, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक बहुत अच्छी ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और सन से आने वाली ज्यादा से ज्यादा हीट को ये पकड़ के रखता है, ट्रैप करके रखता है, और इसलिए इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है, और ये चीज बनाती है इसको हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे ज्यादा चमकीला है, ब्राइटेस्ट है, क्योंकि सन से आने वाली मैक्सिमम जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट बैक करती है स्पेस में, और इसलिए ये बहुत ज्यादा चमकने लगता है। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में ये हमें ईस्ट की तरफ दिखाई देता है और इवनिंग में वेस्ट की तरफ हर रोज हमें दिखाई देता है। बाकी प्लैनेट्स की तुलना में ये उल्टा घूमता है, बाकी सभी ग्रह अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बिल्कुल ऐसे ये प्लैनेट घूमता है क्लॉकवाइज इस तरह से, जिसके कारण यहाँ पे जो सन है वो निकलता है अपोजिट डायरेक्शन से। तो कहां से निकलता होगा? होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में है, जिसको गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है, जहाँ पे पानी तीनों स्टेट में अवेलेबल है। अपने एक्सिस पे हमारी अर्थ 23.5 डिग्री से झुकी है, जिसके कारण यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस होते हैं, और शायद इसी के कारण यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाई। एक्सिस पे झुकाव के कारण ही इसके पोल्स के ऊपर हमें आइस कैप्स देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत महीनों तक इसके पोल्स के ऊपर लाइट जो है वो नहीं गिरती, जिसके कारण हीट वहां पे रीच नहीं होती है। वहां का जो पानी है वो क्या बनेगा? बर्फ बनता है, नेगेटिव टेम्परेचर होने के कारण सॉलिड बन जाता है, तो आइस के फॉर्म में वहां पे अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल हमें दिखाई देता है। इसका इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर का है, और इसका पोलर डायमीटर जो है वो 12,714 किलोमीटर का है, मतलब इसका इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू पोलर डायमीटर। हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 आवर्स का है और एक साल 360, अगर मोर प्रिसाइजली कहा जाए तो कितना है? 365। करेक्ट, 365 डेज एंड 6 आवर्स। लेकिन हमारे कैलेंडर में हम क्या देखते हैं? 365 डेज इधर और 366 डेज, राइट। मोस्टली 365 डेज ही होते हैं, है ना। तो शुरुआत में जब हमने कैलकुलेशंस किए उस वक्त हमारी जो टेक्नोलॉजी थी इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं थी, डेवलप नहीं थी, गलती से 6 घंटा छूट गए। बाद में पता चला कि 6 घंटा ज्यादा ले रही है। अब हम हैं ह्यूमंस, हमने कर लिया जुगाड़, और जुगाड़ क्या था? लीप ईयर। क्योंकि जो 6 घंटा हर साल छूट रहा है, 4 बार अगर छोड़ोगे और उसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 24 आवर्स होगा। दैट मींस एक दिन होगा, है ना। और इसीलिए आप देखोगे हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना, हर 4 साल बाद। सो द ईयर व्हिच इज डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 4 इज नोन एज लीप ईयर। ये जो साल चल रहा है ये भी लीप ईयर ही है ना। इसके बाद कब आएगा? 28 डिवाइड बाय 4 हो रहा है, तो इस तरह से वो लीप ईयर का कांसेप्ट आता है। इसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून, चांद, चंद्रमा।
लेकिन जिसका सिर्फ 59% ही भाग हमारे पृथ्वी से हम देख सकते हैं। इसका बैक साइड जो है, फार साइड हमारे अर्थ से हम कभी नहीं देख सकते। इसके पीछे रीजन, साइंटिफिक रीजन, और वो रीजन क्या है? हाँ बोलो। हम लोग फार साइड को डार्क साइड भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हम देख क्यों नहीं पाते वो डार्क साइड? अर्थ की इक्वल है मतलब कि जब वो राउंड होकर वापस आते हैं तो उसका जो फेस रहते हैं उस कंट्री को वैसा ही दिखते हैं जैसे पहले दिखता है। रेड इसलिए है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बहुत ज्यादा है, और इसलिए इसकी मिट्टी का कलर लाल है। अर्थ के कंपैरिजन में साइज में आधा है, लेकिन इसका दिन भी लगभग 24 घंटों का है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए इसको 687 डेज का समय लगता है। जिस तरह हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी है, ये भी अपने एक्सिस पे झुका है लगभग 25 डिग्री से, जिसके कारण यहाँ पे भी सीजनल वेरिएशंस भी होते हैं थोड़े बहुत। और इसके पोल्स के ऊपर हमें आइस कैप्स देखने को मिलती है। तो जिस तरह से हमारे अर्थ के पास आइस कैप्स है, इसके पास भी आइस कैप्स है ना। 2012 का एक मिशन था नासा का, जिसने डायरेक्ट एविडेंट फाइंड किए थे वाटर के इसके ऊपर, और पानी कहाँ पे मिला? वो इसके पोल्स के ऊपर। ये जो आपको दिख रहा है सॉलिड फॉर्म में वाटर है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो भी इसी के ऊपर पाया जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे बिगेस्ट माउंटेन हियर ऑन द अर्थ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 3 times मोर बिगेस्ट देन द माउंट एवरेस्ट। कितना हाइट है इसका? तो लगभग 27 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट का कितना है? 9 किलोमीटर लगभग। इसका है 27 किलोमीटर। इसका नाम है ओलंपस मॉस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन? ऑलमोस्ट मॉस। ऑलमोस्ट मॉस नहीं, ओलंपस मॉस। ठीक है। The next planet of our solar system is Jupiter, गुरु, बृहस्पति ग्रह। सोलर सिस्टम का जायंट है ये, द फर्स्ट गैस जायंट। इसको डेड स्टार के नाम से भी जाना जाता है, डेड मृत। ओके। अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से घूमता है, जिसके कारण इसका जो एक दिन है सिर्फ 10 घंटों का है। इसको प्लैनेट ऑफ थंडर्स, प्लैनेट ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि तूफान इसके ऊपर बनते बिगड़ते हैं। एक तूफान लगभग 350 सालों से इसके ऊपर प्रेजेंट है, जिसको जाना जाता है द जायंट रेड स्पॉट के नाम से, जो अभी आपके सामने दिख रहा है। ये इतना बड़ा तूफान इसके ऊपर प्रेजेंट है कि जिसमें लगभग हमारे अर्थ के जैसे 2 से 3 प्लैनेट आराम से जा सकते हैं, इसमें स्टॉर्म में। और पूरे जुपिटर की अगर बात करें तो 1300 ऑफ अर्थ इसमें समा सकती है, 1300 पृथ्वियां इस प्लैनेट के अंदर जा सकती है। इतना बड़ा ये जायंट है ना। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए इसको 12 साल का समय लगता है। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट की जो संख्या है, पहले इसके पास ज्यादा थी, तो अभी जो है वो 90 to 95 के बीच में है। इसके पहले इसके पास ज्यादा थे, अभी इसको किसी ने ओवरटेक कर लिया है, पता चलेगा। तो उनमें से हम कुछ देखेंगे नेचुरल सैटेलाइट। द फर्स्ट वन इज आयो। इसको फर्स्ट गैलिलियो मून भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये है आयो। इसको प्यार से पिज्जा मून के नाम से भी जाना जाता है। यस। जितना खूबसूरत लग रहा है वो है नहीं, बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसके ऊपर 500+ एक्टिव वोल्केनोज है। जुपिटर के बहुत ज्यादा क्लोज होने के कारण, उसके ग्रेविटेशनल पुल में रहने के कारण यहाँ पे जो वोल्केनोज है वो बनते बिगड़ते रहते हैं, और इसलिए ये चीज इसको बनाती है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज हाईली एक्टिव जियोलॉजिकल बॉडी। नेक्स्ट सैटेलाइट इज गैनीमेड, सोलर सिस्टम का बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। तो जो हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसी के पास सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है ना। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, उसी के पास सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट। इतना बड़ा है कि बुध ग्रह से भी 8% से बड़ा है। नेक्स्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज सैटर्न, शनि ग्रह। अपने रिंग्स के बहुत फेमस है ना। यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, स्फीयर है इसलिए। और ये मोस्टली बना है लाइटर गैसेस, और इसलिए इस प्लैनेट का जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। और अगर आप पानी में इसको रखोगे तो ये डूबेगा नहीं, तैरेगा। इट्स एन हाइपोथेटिकल थिंग, क्योंकि इट इज द सेकंड जायंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सेकंड गैस जायंट, बहुत बड़ा है। इसके ऊपर एक तूफान प्रेजेंट है शुरुआत से ही,
हेक्सागोनल तूफान, जो बरमुडा ट्रायंगल की जो हिस्ट्री है उसमें भी ऐसा ही कुछ हेक्सागोनल तूफान है, स्टॉर्म है, ऐसा कहते हैं। और वही तूफान, वही स्टॉर्म इसके पोल के ऊपर भी दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए इसको लगभग 30 साल का समय लगता है, और इसका एक दिन लगभग 12 घंटे के बराबर है। इसके पास टोटल नेचुरल सैटेलाइट की जो संख्या है वो 108 है, सबसे ज्यादा। उसमें से हम एक देख रहे हैं जिसका नाम है टाइटन। ओके, अब जो टाइटन है बहुत ही खास है। क्यों है खास? क्योंकि इसको दिया जाता है सेकेंड अर्थ का दर्जा। क्यों दिया जाता है इसको सेकेंड अर्थ, दूसरी पृथ्वी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर भी आप देखोगे क्लाउड्स है, इसके पास भी ओशंस है, लेकिन इसमें जो ओशन है उसमें बहता है पानी की जगह पे लिक्विड मीथेन। और जिस वक्त हमारे अर्थ की निर्मित हुई थी, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारे अर्थ के ऊपर पाए गए थे उस समय, वैसे ही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इसके ऊपर पाए गए। तो आगे चल के ये भी अर्थ बन सकता है ना, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, और इसलिए इसको सेकेंड अर्थ का दर्जा दिया। नेक्स्ट प्लैनेट, थर्ड जायंट एंड द फर्स्ट आइसी जायंट, यूरेनस, अरुण ग्रह। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूर्य से बहुत दूर है, अपने एक्सिस पे 90 डिग्री से झुका है, ऊपर से ये क्लॉकवाइज भी घूमता है, और यही चीज बनाती है इसको कोल्डेस्ट अमॉन्गस्ट ऑल। कितना है टेम्परेचर? इसका टेम्परेचर वेरिएशन होता है -196 टू -204 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बर्फ का गोला है, चलता फिरता, अपने एक्सिस पे ये रोल होता है चक्के की तरह, 90 डिग्री का टिल्ट होने के कारण ये फिनोमेना होती है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए इसको 85 अर्थ ईयर्स का समय लगता है, मतलब इसका एक साल 85 अर्थ ईयर्स के बराबर है। इसके बाद है नेपच्यून, वर्म ग्रह, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे ठंडा प्लैनेट, चौथा सबसे बड़ा, सेकेंड आइसी जायंट। दिखने में ज्यादा ब्लू है क्योंकि इसमें ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन और हीलियम पाया जाता है। हमारे घर में जो गैस से फ्लेम निकलती है वो भी ब्लू कलर की होती है, ड्यू टू द कंटेंट ऑफ मीथेन, राइट। तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन है और इसलिए ये ज्यादा ब्लू दिखाई देता है। हीलियम भी बहुत ज्यादा है, सूर्य से बहुत दूर है, और सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए इसको लगते हैं 165 अर्थ ईयर्स, मतलब इसका एक साल 165 साल के बराबर है। इतना दूर है, बहुत कम लाइट रीच होती है, इसलिए इसका टेम्परेचर वेरिएशन -196 टू -200 के बीच में होता है। इसके बाद है प्लूटो। क्या है प्लूटो? ड्वार्फ प्लैनेट है। क्यों है ड्वार्फ? पहले से ड्वार्फ है क्या? 2006 तक ये प्लैनेट हुआ करता था। जो भी बड़े लोग हैं, उससे बड़े मेरे जैसे जितने, उन्होंने इसको प्लैनेट के रूप में पढ़ा। लेकिन 2006 में एक प्लैनेट का क्राइटेरिया बनाया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा, जिसके बाद इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के एक नई कैटेगरी बनाएगी जिसको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, और उसमें इसको डाला ड्वार्फ प्लैनेट्स या फिर बड़े ग्रह। क्यों निकाला? क्योंकि उस जो क्राइटेरिया बनाया था उसको ये फॉलो नहीं करता था। क्या था? अगर प्लैनेट होना है तो सन के अराउंड या फिर होस्ट स्टार के अराउंड खुद का इंडिपेंडेंट ऑर्बिट होना जरूरी है। ये 35 साल के लिए, लगभग 35 इयर्स के लिए नेपच्यून के ऑर्बिट में रहता है, उसके ऑर्बिट को कट करता है ना। मतलब इसका ऑर्बिट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र कक्षा नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि इसका जो साइज है कुछ नेचुरल सैटेलाइट से भी छोटा है ना। तो ये कुछ रीजंस थे इसको प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया। और तब से बेचारा क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट। अकेला है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं इसके बाद, जैसे माके, हौमा, इरिस, सीरस ना। सीरस तो बीच में आता है एस्टेरॉइड बेल्ट में। तो ये सब ड्वार्फ प्लैनेट के। टेम्परेचर वेरिएशन इसमें भी -200 क्रॉस कर देता है, नीचे तक जाता है। और सूर्य की परिक्रमा पूरी करने के लिए इसको 248 ईयर्स का समय लगता है, लगभग 250 साल। और जब से इसका डिस्कवरी हुआ है तब से इसने एक भी रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक साल अभी तक नहीं हुआ है। ओके, सो that is my time. Thank you so much for being here and have a nice day.